वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पटवारी चयन परीक्षा 2023 दोस्तों 19 मार्च सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं, जितने भी हमें एस्पिरेंट ने बताए हैं। तो सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं हम 19 मार्च को दोनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे एमपीजी के, कंप्यूटर और साथ ही जो भी हमें एस्पिरेंट ने बताया सभी देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज एमपीजी का पहला क्वेश्चन आया था सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा सांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर है 2013 में। कब? 2013 में सांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसलिए आप मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, विक्रम और अपना हरि सिंह और ऐसे याद कर लें, उनके इंपॉर्टेंट डेट वगैरह की परीक्षा में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आया था अल्पसंख्यक कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं वो अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। कहाँ पर? जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है वहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आया था हमारा पॉलिटी राजनीति से कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है। तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14। और आज हम टोटल कितने 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन से आज आ पाए निकल कर, तो 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और डेली आपके लिए हम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी दोस्तों जो इनका मुख्यमंत्री पर कार्यकाल था वो बिल्कुल कम था, सबसे कम था, तो वो थे नरेश चंद्र। कौन थे? नरेश चंद्र, जो कि गोंड राजा भी थे। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है नरेश चंद्र। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला है उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। जो उज्जैन है हमारा, इसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो वो है महाकालेश्वर मंदिर। क्या है? महाकालेश्वर मंदिर, जो कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी कौन सा है? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। और दोस्तों हाल फिलहाल में महाकालेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स में ही महाकाल लोक का उद्घाटन भी किया गया है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये भी करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ आ सकता है, तो आप इस पर बिल्कुल फोकस करें, इसको भी अच्छे से याद कर लें। आप डेट वगैरह आप देख लें कब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश कराटा अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो जो हमारा मध्य प्रदेश में कराटे अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी जुलाई 2007 में। डेट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2007। चलिए इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुछ और अकादमी हम देख लेते हैं साथ के साथ। तो पहला है हमारा पुरुष हॉकी अकादमी, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी जुलाई 2007 में करी गई थी, और वो भोपाल में। कहाँ पर? जो हमारी पुरुष हॉकी अकादमी है भोपाल में है। इसके साथ दोस्तों महिला हॉकी अकादमी है वो ग्वालियर में। कहाँ पर? पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल और महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी जुलाई 2006 में। इसके अलावा बैडमिंटन अकादमी, जिसकी स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी, वो भी ग्वालियर में है। जो शूटिंग यानी निशानेबाजी अकादमी भोपाल में हमारे, और उसकी स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी। और कराटे के साथ साथ दोस्तों मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, इनकी अकादमी भी भोपाल में ही है, और उसकी स्थापना भी जुलाई 2007 में हुई थी। तो ये थोड़ा हमारे इंपॉर्टेंट कुछ अकादमियाँ थी, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए इनको भी हमने साथ के हाथ रिपीट कर लिया है। अगला प्रश्न आया था उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो जो हमारी उज्ज्वला योजना है जिसमें बीपीएल राशन धारकों को एक गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता है, तो उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कौन कौन थे इसमें? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है पूरे भारत में। फिर अगला प्रश्न था आया हमारा मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो हमारा साल वृक्ष होता है मध्य प्रदेश में दोस्तों अपने लगभग कितने 50% जो हमारे वन है वो साल के ही पाए जाते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद, इन तीनों ही जिलों में पाए जाते हैं। आज एक क्वेश्चन हिंदी का भी निकल कर आया है। अभी तक हिंदी के क्वेश्चंस निकल कर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज फाइनली एक स्टूडेंट ने हिंदी का क्वेश्चन बताया है। तो वो है चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या है मुहावरा? चांद पर थूकना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं को अपमानित करना। यानी जो भी कोई महान हस्ती होती है उसके ऊपर लाछन लगाकर क्या करना है, स्वयं को अपमानित करना है। तो जो हमारा मुहावरा आया था चांद पर थूकना, ये इसका सही अर्थ है कि महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं को अपमानित करना। चलिए अगले साइड पर बढ़ते हैं। अगला हमारा कंप्यूटर से प्रश्न आया था सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी में बनाया गया था, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में बनाया गया था। उस समय दोस्तों एक कमरे इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था, और आप आज तो आप देख सकते हैं लैपटॉप, मोबाइल काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो जो सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में बना था, तो हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बना था। मेरे दोस्तों कंप्यूटर की 4 जनरेशन आ गई है, 5th जनरेशन चल रही है, तो आप 5वीं जनरेशन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम इनसे प्रश्न इनसे आ सकता है। फिर अगला हमारा सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था। तो जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था, तो करेक्ट आंसर है दूसरी पीढ़ी में। कब? दूसरी पीढ़ी, जो कंप्यूटर की हमारी दूसरी पीढ़ी थी, सेकंड जनरेशन, उसमें
सबसे पहले इनपुट डिवाइस बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो वो है पर्यटन। क्या है? पर्यटन। लेकिन अब धारा 370 हटने के कारण वहाँ पर थोड़ा विकास और निवेश भी आ रहा है, जैसे अभी दुबई का फर्म वहाँ पर निवेश कर रहा है। तो दोस्तों वहाँ निवेश से उद्योग भी लगेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आएंगे, तो उससे जो कश्मीर के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है पर्यटन के साथ साथ अन्य और भी डाइवर्ट होने की संभावना है। लेकिन अभी मेनली क्या है उनका आजीविका का साधन? तो वो है उनका पर्यटन। क्या है? पर्यटन। चलिए अगला देखते हैं हम, अगली स्लाइड। अगला हमारा प्रश्न आया था, सोनगिरी के जैन मंदिर के द्वार पर कौन सी लिपि है? इससे संबंधित प्रश्न था। तो दोस्तों सोनागिरी है या सोनगिरी जो कि दतिया जिले में पड़ता है, तो वहाँ के जैन मंदिर के द्वार पर कौन सी लिपि है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। अगर इसका आपको सही जवाब पता है तो कमेंट में आप जरूर बताएं, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला हमारा प्रश्न आया था, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जो हमारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत जंगलों में शिकार करना, पेड़ काटना आदि पर रोक लगा दी गई थी। तो ये कब पारित किया गया था? 9 सितंबर 1972 को। इसको 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। और प्रश्न आ जाए कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून। कब? 5 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 9 सितंबर 1972 को। इसके साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में 1 से लगाकर 8 अक्टूबर तक, कब? 1 से लगाकर 8 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह माना जाता है। तो अब ये भी याद रखें, परीक्षा में पूछ ले कभी कि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से लगाकर 8 अक्टूबर के मध्य, यानी एक पूरा सप्ताह 7 दिन मनाया जाता है। फिर अगला हमारा प्रश्न आया था, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हॉकी रहने वाला है। हालांकि भारत ने आज तक अपना कोई भी नेशनल गेम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह हमारा हॉकी। क्या है? हॉकी। अच्छा, हॉकी में कितने टीमें खेलती है? 2 टीमें खेलती हैं और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी। कितने? जैसे हमारे क्रिकेट में 11 होते हैं, सेम हॉकी में भी दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा हॉकी। अगला है, दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो जो हम गंदा वाटर पी लेते हैं, दूषित पानी, उसको पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो होता है हमारा हैजा और टाइफाइड। कौन सा? हैजा होता है और टाइफाइड बुखार होता है दूषित पानी पीने से। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? इससे हम किसको दिखाते हैं? तो H2O से। किससे? H2O। ये हमारा वाटर का फार्मूला हो जाएगा, H2O। तो दूषित पानी पीने से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दूषित पानी पीने कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा और टाइफाइड बुखार होता है। फिर अगला है, किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इन्वेंशन, आविष्कार और आविष्कार करता आ रहे हैं। अभी सेकंड जो हमारा 17 मार्च पेपर था, उस दिन आया था ऑक्सीजन की खोज किसने करी? तो प्रिस्टले ने करी थी। आज फिर से आ गया है, किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज करी है? तो डगलस कार्ल एजलबर्ट ने। किसने? डगलस कार्ल एजलबर्ट ने करी है। तो आप इसको आराम से याद रखें। 20 से 30 या 50 मोस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है उनको याद कर लें, क्योंकि प्रश्न लगातार बन रहे हैं। तो किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज करी थी? तो डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने करी थी। फिर अगला है हमारा प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों पता है सभी को, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। किसको? शिप्रा नदी के किनारे। और जो हमारी शिप्रा नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई आप जरूर याद रखें, 1995 किलोमीटर। कितनी? 1995 किलोमीटर। चलिए, शिप्रा नदी को हम फेमस घाट देख लेते हैं। तो दोस्तों एक हमारा गाँव घाट है, फिर नरसिंह घाट, और इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट घाट है हमारा राम घाट। तो इनसे जुड़े प्रश्न में परीक्षा में पूछ सकता है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और घाट अगर पूछ ले तो राम घाट, नरसिंह घाट, शिप्रा घाट और झूलेलाल घाट। आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। फिर हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों लगभग 21.1% मध्य प्रदेश जनसंख्या है वो है आदिवासी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत कितना है? तो 21.1% है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो जो हमारा भारतीय संविधान दोस्तों, इसमें जब हम अलग अलग संशोधन करते हैं बिल के माध्यम से, तो किस अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं? तो वो है अनुच्छेद 368(1). कौन सा है? अनुच्छेद 368(1). चलिए आप कमेंट में बताइए कि जो हमने संविधान संशोधन है किस देश से लिया है, इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। तो संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया है, इसका कमेंट में आप मुझे जवाब दें। जिसका भी सही रहेगा उसको मैं हाथ दे दूंगा। चलिए और कुछ देखते हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन आया हमारा, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो हमारा नागपुर हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो 2 जनवरी 1936 को। कब? 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है? कौन सी मेमोरी? जो हमारी कैच मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है? तो वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। 18 मार्च को दोस्तों रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूछा गया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारा एक HTML से क्वेश्चन पूछा गया था कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी परीक्षा मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूछा गया था। तो
तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न आए थे, लगभग हमने 30 के समथिंग प्रश्न देखे हैं जो कि हमें अलग अलग एक्सपर्ट ने बताए। आज एक हिंदी का प्रश्न भी निकल के आया था, क्योंकि इतने दिनों से हिंदी के क्वेश्चन सामने नहीं आ पा रहे थे। आप प्रबंधक का क्वेश्चन भी अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं बता पाया है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।